हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एट दीक्षांत टू टेक। मैं दीपक शर्मा, आपका मैथ्स टीचर, और आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे पार्ट 3 को। टॉपिक हमारा वही है, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। ठीक है, तो हम लोग ऑलरेडी एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स पे काफ़ी चर्चा कर लिए हैं, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एक्सपोनेंट्स क्या है, पावर्स क्या है और ये कैसे हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार क्विकली हम लोग देख लेते हैं हमने कवर क्या क्या कर लिया है। तो बेसिकली इन 3 पार्ट्स को हमने कवर कर लिया है कंप्लीटली। ठीक है, निगेटिव एक्सपोनेंट्स के साथ अगर कोई नंबर्स है तो कैसे उसका वैल्यू फाइंड करते हैं, या निगेटिव एक्सपोनेंट्स के साथ कोई अगर रेशनल नंबर है तो उसका वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, इस पे चर्चा कर लिए हैं। डेसिमल नंबर को कैसे हम लोग निगेटिव एक्सपोनेंट्स के हेल्प से एक्सपैंड करते हैं, इस पर भी चर्चा हो गया है। और जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स हैं हमारे, और उनके हेल्प से कैसे हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, इस पे भी हम लोग वर्क कर लिए हैं। अब हम लोग थोड़ा सीखेंगे कि कैसे हम लोग किसी बहुत छोटे से नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं यूजिंग एक्सपोनेंट्स। ठीक है, और अगर कोई बहुत बड़ा नंबर है या कोई बहुत छोटा नंबर है तो उसको कंपेयर कैसे करेंगे, इन 2 बातों को हम लोग बेसिकली इस पार्ट में कंप्लीट करना है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। आई होप आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर देखा होगा, है ना। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 अब जरूर देख लेंगे, क्योंकि वही बेस है, उसी के बेस पे हम लोग थर्ड पार्ट को बना रहे हैं। ठीक है, तो पहला जैसे यहाँ पे हमारा है कि स्मॉल नंबर्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सपोनेंट्स के हेल्प से कैसे एक्सप्रेस करें। तो हम लोग बड़े बड़े नंबर्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करना सीखा है ऑलरेडी। 7 में या क्लास 6 में भी आपको बताया गया होगा कि कैसे हम लोग किसी बड़े नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सपोनेंट्स के हेल्प से लिख सकते हैं। तो जैसे आपको याद होगा कि कोई भी नंबर है, चलिए हम इसको नेक्स्ट पेज पे समझते हैं। कोई भी एक नंबर है, उसको जब हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं तो उसको लिखते हैं k मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर n के फॉर्म में। ठीक है ना। अब यहाँ k की जो वैल्यू होगी वो 10 से कम होगी और 1 से ज़्यादा होगी। ठीक है, और यहाँ n की जो वैल्यू होगी वो एक होल नंबर, या होल नंबर से नहीं, इंटीजर्स हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, इंटीजर्स में निगेटिव नंबर्स भी आएंगे और पॉजिटिव नंबर्स भी आएंगे। ठीक है, तो n कोई भी इंटीजर हो सकता है और k का वैल्यू हमेशा 1 और 10 के बीच पे रहना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, 1.2 इंटू 10 टू द पावर 2, या 7.8321 इंटू 10 टू द पावर 11, या 9.99 इंटू 10 टू द पावर whatever 3। तो आप यहाँ पे देखेंगे, ये आपका अगर आप कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे ये हो गया k, ये हो गया हमारा 10 टू द पावर n। ठीक है ना, यहाँ पे हो गया k, ये k का वैल्यू ये हमारा 7.8321, और ये हो गया हमारा 10 टू द पावर 11, है ना। मतलब ये 10 टू द पावर n वाला पार्ट ये हो गया और ये k वाला पार्ट है। आप पाएंगे कि k का वैल्यू यहाँ पे हर बार 10 से छोटा ही हो रहा है। ठीक है ना, तो ये सभी जो भी हमने नंबर्स लिखा है यहाँ पे, ये सभी स्टैंडर्ड फॉर्म में। अगर आप इसको ऐसे लिखते हैं 0.125 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 9, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान दीजिए, गौर करिए, यहाँ पे इस नंबर में ये भी आपका k इंटू 10 टू द पावर n के फॉर्म में है, लेकिन यहाँ पे जो k वाला पार्ट है इसका वैल्यू जो है लेस देन 1 है। ठीक है ना, 0 पॉइंट समथिंग, मतलब 1 से कम है, 0 से बड़ा है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं हुआ। अब इसको कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे तो इसको हम लोग अभी थोड़ी देर में सीखेंगे। ठीक है ना, तो ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म, आप समझ गए। अब अगर कोई बड़ा सा नंबर है, जैसे चलिए इसको हम लोग यहीं पे डायरेक्ट समझते हैं। कोई बड़ा सा नंबर, जैसे ये अगर आप इसको रीड करें तो इसको आप रीड करेंगे 128,730,000, या अगर इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग रीड करेंगे इसको तो 12,87,30,000, मतलब बहुत बड़ा नंबर है ये। उससे भी बड़ा नंबर इधर और भी है ना। तो कैसे हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करें, तो बेसिकली हमें क्या करना है, कोई भी नंबर है आपका, ये एक नंबर है, तो ये जो है डेसिमल फॉर्म में नहीं, इसमें डेसिमल आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन हमें एज्यूम करना है कि डेसिमल जो यहाँ पे है लास्ट में सबसे। ठीक है ना, कहाँ है, लास्ट में। तो हमको इसका वैल्यू 10 से कम लाने के लिए और 1 से बड़ा लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस डेसिमल पॉइंट को यहाँ पे रखना पड़ेगा, यानी 1.2873, और लास्ट में तो जब जानते हैं डेसिमल के राइट साइड में 0 का वैल्यू होता नहीं है, तो हम लोग 0 को नहीं लिखेंगे,
तो जैसे ही हम डेसिमल को यहाँ से उठाकर 1 के आगे रख दिए तो इसका वैल्यू क्या हो गया, 10 से कम हो गया। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये हमें इक्वल रखना है, इसको इसका वैल्यू जो है कम नहीं करना है। तो बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि जब हम डिवाइड करते हैं तो डेसिमल जो है लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाता है, मतलब डिवाइड हो गया है। अब कितना से डिवाइड हुआ है, तो आप देखिए कितना डिजिट शिफ्ट हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट शिफ्ट हुआ है, मतलब 10 टू द पावर 8 नंबर से डिवाइड हो गया है। तो हमको बैलेंस करने के लिए या इक्वल इसका वैल्यू को रखने के लिए हम क्या करेंगे, 10 टू द पावर 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से क्या हो गया, ये जो है और ये दोनों का वैल्यू सेम हो गया, और ये फॉर्म बस चेंज हुआ है, वैल्यू चेंज नहीं हुआ है। अब आप ध्यान दें तो ये k इंटू 10 टू द पावर n के फॉर्म में आ गया, जहाँ k का वैल्यू क्या है, तो 10 से कम है, और ये 10 का पावर n का वैल्यू क्या यहाँ पे पॉजिटिव है। तो याद रखिएगा, जब भी कोई बड़ा नंबर हो तो उसका जब भी आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो n का जो वैल्यू होगा हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो कि डेसिमल ये जो पॉइंट है जैसे जैसे लेफ्ट जाता है यहाँ पे n का वैल्यू जो बढ़ते जाता है। जैसे इस कंडीशन में आप देखिए तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट एक्सट्रीम राइट में है, मतलब एकदम ज़्यादा राइट में है। अब यहाँ से 8 डिजिट लेफ्ट चला गया तो 10 का वैल्यू क्या हो गया, 8 हो गया। अब 8 कैसे हो गया, तो अगर आप इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि इसको हम लोग लिख सकते हैं इंटू 1। अब 1 का मतलब क्या होता है, 10 का पावर 0, ठीक है। 1 के लिए 10 का पावर 0 लिख सकते हैं, मतलब यहाँ 10 का पावर जो है वो 0 है। अब जैसे ही ये पॉइंट जो है वो 8 डिजिट लेफ्ट गया, 10 का पावर 0 से 8 इंक्रीज हो गया, ठीक है ना। चलिए एक और एग्जाम्पल देते हैं तो उससे और समझ में आएगा। जैसे ये आपका है, यहाँ पे आप देखिए पॉइंट कहाँ है, तो यहाँ पे है, ठीक है। इसको हम लोग 0.0 लिख सकते हैं, और मल्टीप्लाइड बाय हम लिख सकते हैं 10 टू द पावर 0, कोई वैल्यू चेंज नहीं। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लाइड बाय 1 मतलब 10 टू द पावर 0, और 1 से मल्टीप्लाई करते हुए वैल्यू चेंजेस नहीं होता है। अब क्या किए हम लोग, इस पॉइंट को 6 डिजिट लेफ्ट लेकर आ गए, मतलब कर दिए 3.0। तो 6 डिजिट लेफ्ट आए हैं तो यहाँ 10 का वैल्यू जो है, 10 का पावर जो है n का वैल्यू 0 से क्या हो जाएगा, 6 प्लस हो जाएगा, मतलब 10 टू द पावर 6। तो ये था, ये हम लोग ऑलरेडी प्रीवियसली सीख चुके हैं ना, लार्जर नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का तरीका। अब आते हैं हम लोग एक स्मॉलर नंबर को। जैसे इस पर अगर आप ध्यान दें कि ये एक जो नंबर है बहुत ही छोटा नंबर है, ठीक है ना, बहुत छोटा। अगर आप ध्यान दें तो समझिए कि इसको अगर हम लोग 10th 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 100 करोड़ एंड 1000 करोड़, मतलब ऑलमोस्ट 1000 करोड़ पार्ट में अगर किसी एक चीज को डिवाइड किया गया तो उसमें से मात्र 837 पार्ट की बात की जा रही है। अब आप समझिए 10,000 पार्ट, किसी एक ऑब्जेक्ट को 10 करोड़ टाइम्स, आई मीन नॉट 10, इट वाज 1000 करोड़, यस 1000 करोड़ टाइम्स आप उसको डिवाइड कर रहे हैं, और उसमें से ओनली 837 पार्ट की अब बात करें तो सोचिए कितना छोटा नंबर है ये। अब इसको अगर हमें इस स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, तो इसको भी आप ऐसे समझ लीजिए, ये जो हमारा नंबर है 0.0034567 इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 10 टू द पावर 0, ठीक है ना। अभी समझने के लिए, क्योंकि 10 टू द पावर 0 का वैल्यू 1 होता है, और किसी नंबर में जब आप 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका वैल्यू अनचेंज रहता है। तो अब यहाँ पे भी हमें क्या करना है, डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट करना है, क्योंकि अभी इसका वैल्यू क्या है, 1 से बहुत कम है, और हमें क्या करना है, k का वैल्यू क्या होना चाहिए था, मैंने क्या बताया था आपको कि k का वैल्यू 1 से बड़ा होना चाहिए। तो 1 से बड़ा कब होगा k का वैल्यू, जब ये पॉइंट 8 के बाद आ जाएगा। 8 के बाद जैसे आएगा इसका वैल्यू हो जाएगा 8.37, यानी 1 से बड़ा हो जाएगा। तो हम इसको लिख देते हैं 8.37। तो ये पॉइंट जो है राइट शिफ्ट हो गया, कितना डिजिट शिफ्ट हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ध्यान दीजिएगा, ये 8 डिजिट इस बार राइट शिफ्ट हुआ है पॉइंट। तो जब राइट शिफ्ट होगा पॉइंट, जो डेसिमल पॉइंट है, अगर राइट साइड शिफ्ट होता है तो जो n का वैल्यू हो जितना है उससे और उतना कम हो जाएगा, मतलब 0 में से 8 कम कर दीजिए आप तो क्या हो जाएगा, -8, यानी हम लिखेंगे यहाँ पे 10 टू द पावर -8। तो ये जो हमें मिला, ये क्या मिला, तो इस गिवन नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म मिल गया, ठीक है ना। एक और बनाते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए, इसको हम लोग यहाँ पे पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है, 12 डिजिट्स हैं, और हमको पॉइंट को यहाँ पे 9 के बाद लाना है, यानी 10th डिजिट के बाद लेके चला जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, राइट शिफ्ट हुआ है, कितना डिजिट राइट शिफ्ट हुआ है, 10 डिजिट राइट शिफ्ट हुआ है। तो यहाँ पे 10 का जो पावर था, अभी जब नहीं होता है कुछ भी तो 0 समझ आता है,
तो यहाँ पे 10 का पावर 0 था, तो 0 में से 10 आप कम कर देंगे तो -10 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आप किसी भी नंबर को, इसको भी आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो इसी तरह से हम लोग किसी भी स्मॉल, इससे भी छोटा स्मॉल नंबर हो तो उसको भी हम लोग एक्सपोनेंट का यूज करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है ना, बस ध्यान रखना है कि जब स्मॉलर नंबर को हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं तो जो n का वैल्यू होगा हमेशा निगेटिव होगा। जितना ज़्यादा निगेटिव उतना वो नंबर जो होगा उतना ही छोटा होगा। ठीक है, अब देखते हैं आगे। आगे है एक क्वेश्चन जिसमें हम लोग सीखेंगे कैसे हम लोग कंपेयर करते हैं बहुत बड़े नंबर को बहुत छोटे नंबर से। तो अब देखिए यहाँ पे, ओके, तो एक्चुअली में दोनों ही ये छोटे नंबर हैं। ठीक है ना, ये दोनों ही छोटे नंबर, क्योंकि दोनों का वैल्यू क्या है, निगेटिव में है। बट अगर आप कंपेयर करें तो पावर इसका निगेटिव कम है तो ये इससे 10 टाइम्स बड़ा है। ठीक है ना, तो कैसे करेंगे, चलिए इसी को हम लोग रेशियो फाइंड करके, बेसिकली आपको याद होगा प्रीवियस क्लास में आपको बताया गया था कि जब हम किसी दो नंबर को कंपेयर करते हैं तो उसका दो ही तरीका है, एक तो डिफरेंस फाइंड करके और दूसरा उसको डिवाइड करके, है ना, रेशियो फाइंड करके। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसका रेशियो फाइंड करेंगे या ये कहीं डिवाइड करेंगे तो हम लोग कंपेयर कर पाएंगे। तो सिंपल है, द रेशियो ऑफ द थिकनेस या रिक्वायर्ड रेशियो ऑफ द रिक्वायर्ड रेशियो इज इक्वल टू, तो जो पहले उसको पहले लिख दीजिए, 6 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -6, 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -7। ओके, अब क्या करेंगे हम लोग, तो 10 टू द पावर -6 है, 10 टू द पावर -7 है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 6 बाई 1.5 इंटू 10 टू द पावर -6 -7। कैसे हो गया, तो दोनों का बेस सेम है तो डिवीजन में हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं पावर को, तो ये हो जाएगा आपका, अगर ये पॉइंट हटाते हैं आप तो ये हो जाएगा ऊपर 6 इंटू 10 बाई 15 मल्टीप्लाइड बाई ये 10 टू द पावर -6 प्लस 7। ओके, तो ये आपका हो जाएगा 60 बाई 15 इंटू मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द -6 प्लस 7 10 हो जाएगा, तो ये आपका ऑलरेडी 10 हो गया। तो हम लोग को अब क्या करना है, सिंप्लीफाई कर देना है इसको। तो आप 15 से इसको कटा सकते हैं, हाउ मेनी टाइम्स, 4 टाइम्स में, तो 4 इंटू 10 हो गया 40। मतलब जो हमारा रिक्वायर्ड रेशियो है 40:1। ठीक है, 40:1 आ गया। मतलब आप ये समझ लीजिए कि जो इसका थिकनेस है इसके 40 टाइम्स ज़्यादा है, इससे 40 टाइम्स ज़्यादा है। चलिए एक और हम लोग थोड़ा, एक लॉजिकल बात है, इसको याद रखना है कि टू नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड इफ द नंबर्स हैव द सेम एक्सपोनेंट। मतलब कोई भी दो नंबर्स अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में हैं तो उनको हम लोग ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं अगर उनका जो एक्सपोनेंट है सेम है। जैसे यहाँ पे अगर आप बात करें तो इसका एक्सपोनेंट है -6 और इसका एक्सपोनेंट है -7, तो इसको हम लोग जोड़ नहीं पाएंगे आसानी से। ठीक है ना, इसके लिए हम लोग को थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन अगर इसके एक्सपोनेंट को हम लोग इक्वल कर दे किसी भी प्रोसेस से तो फिर हम लोग क्विकली आसानी से इन दो नंबर्स को जोड़ पाएंगे। अब इसको भी हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन है नंबर 4, द मास ऑफ द अर्थ इज kg एंड what would be the total mass of the earth and the moon? Okay, तो यहाँ पे थोड़ा सा मिसिंग है, ध्यान रखिएगा। द मास ऑफ द अर्थ, ये जो है मास ऑफ द अर्थ है और ये जो है ये मास ऑफ द मून है, मास ऑफ द मून। तो ये मास ऑफ द मून है और हमको टोटल मास बताना है। तो अभी हम लोग क्या सीखे यहाँ पे कि अगर कोई दो नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में है और उनका एक्सपोनेंट सेम है तो उसको हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ हमें टोटल मास निकालना है ना, टोटल मास फाइंड करना। टोटल मास कैसे फाइंड करते हैं, ऐड करके। तो ऐड कैसे करेंगे, तो ऐड तब हम लोग कर पाते हैं जब दोनों का एक्सपोनेंट सेम होता है। आप यहाँ पे देखिए एक्सपोनेंट क्या है, 24 है और यहाँ पे 22 है, सेम नहीं है, तो इसको हम लोग सेम करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। मास ऑफ द अर्थ,
5.97 into 10 to the power 24. Mass of the moon 7.35 multiplied by 10 to the power 22. अब देखिए इसमें ज़्यादा है, इसका एक्सपोनेंट का वैल्यू ज़्यादा है, इसका कम है, तो इक्वल करने के लिए हम इसको क्या करते हैं 5.97 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 2 कर देते हैं, है ना। मतलब इसमें से 2 निकाल लिए, ठीक है। तो इसमें क्या बचेगा फिर 10 टू द पावर 22। अब आप कहेंगे ऐसा कैसे, तो याद रखिए मल्टीप्लाई में ऐड होता है ना, सेम पावर है, तो 2 प्लस 22 24 हो जाएगा। तो 24 को अगर हम 2 भाग में बांटेंगे तो एक में 10 का पावर 2 हो जाएगा और एक में 10 का पावर 22 हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत ईजी है, वैसे भी आप ये जानते ही हैं। a to the power m into a to the power n is equal to a to the power m plus n। इसी लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग इसको ऐसा कर दिए। अब देखिए इसका भी एक्सपोनेंट और इसका भी एक्सपोनेंट सेम हो गया, लेकिन अभी ये इसका क्या करें, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं या उसको सेपरेट रखिए। अब हम लोग क्या करना है, थस टोटल मास इज इक्वल टू अब यहाँ पे अब आपको ध्यान दीजिए, जो ये आपका सेम है एक्सपोनेंट ये और ये, इसको आप छोड़ दीजिए, ठीक है ना। इसको कुछ नहीं करना है, तो जो बच गया मतलब इसमें आपका ये हो गया और इसमें ये बच गया, इन्हीं को हम लोग प्लस कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा 5.97 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 2 प्लस 7.35। लेकिन इसको अब छोड़ना भी नहीं है, इसको हम लोग क्या करेंगे सेपरेट में कॉमन लेकर, समझिए कि दोनों में है तो वो कॉमन हो गया, ऐसा समझिए। अब इसको सॉल्व करिएगा तो 10 का पावर 2 है तो ये 100 हो जाएगा, और ध्यान रखिए 5.97 में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 597 प्लस 7.35 इंटू 10 टू द पावर 22। अब आप इसको जोड़िए, तो कैसे जोड़े, यहाँ पे जोड़ देते हैं 597 प्लस 7.35, है ना। अभी ये डेसिमल नंबर में नहीं था तो इसको हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट किए तो ऐसे हो गया। अब इसको आप प्लस कर सकते हैं 604.35। ठीक है, तो आंसर आ गया। लेकिन अभी आप देखें तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। कैसे नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो k का वैल्यू आया है ये आपका 10 से ज़्यादा है, 604 10 से बड़ा है, तो हमें क्या करना है इसको 10 से कम करना है। तो क्या करें, तो पॉइंट को हम लोग को 2 डिजिट लेफ्ट ले जाएंगे तो 10 से कम हो जाएगा ना ये, तो इसको हम लिख देते हैं 6.0435। और मैंने आपको बताया था कि जब ये डेसिमल पॉइंट लेफ्ट जाता है तो जो n का वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाता है। तो कितना लेफ्ट गया है, 2 डिजिट लेफ्ट गया है, तो यहाँ पे जो n का वैल्यू 2 एक्स्ट्रा हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो 22 से ये हो जाएगा 24 आंसर। ठीक है, तो यही करना है। अब मैंने आपको ये तरीका बताया, और भी तरीके से इसको सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो एक्चुअली बस ये जो है आपका हमारा जो अभी हमने सीखा है उसी के बेस पर है, और बहुत सारे तरीके हैं, बट आई थिंक दिस इज द इजीएस्ट एंड द बेस्ट वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, अब हमने जो पढ़ा था बेसिकली ये सेम क्वेश्चन है वही, तो इनको आप खुद से स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अभी हमने शुरू में इस पे चर्चा किया था, तो आप उसी के अकॉर्डिंग इनको भी, आई थिंक सेम नंबर ही हैं, आप उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। ये भी वही है। हाँ, अब हम लोग क्या करेंगे, यूजुअल फॉर्म। अब तक हमने सीखा कि कैसे किसी नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, अब हम इसमें जानेंगे कि यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे। तो देखिए सिंपल है, वही रूल को याद रखना है आपको। 4.02 है मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -6। तो यूजुअल फॉर्म करना मतलब इस 10 के पावर को 0 कर देना। तो 0 करने के लिए क्या करेंगे, देखिए ये -6 है ना, तो माइनस जब 6 है इसका मतलब पॉइंट जो है वो लेफ्ट साइड में जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, पॉइंट क्या होगा, लेफ्ट में जाएगा। तो कितना लेफ्ट जाएगा, तो 6 है तो 6 डिजिट लेफ्ट जाएगा। अब आप ध्यान दें तो यहाँ पे तो एक ही डिजिट है, तो बाकी 5 क्या होगा, 0 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 एंड पॉइंट दे देंगे और फिर एक 0 और कर देंगे। तो ये हो गया हमारा यूजुअल फॉर्म। ठीक है, रूल्स याद रखें। निगेटिव है तो डॉट जो है वो लेफ्ट साइड में जाएगा। कितना लेफ्ट जाएगा, तो जितना निगेटिव वैल्यू होगा। 6 निगेटिव है तो 6
लेफ्ट जाएगा। यहाँ पे था, यहाँ से 6 डिजिट काउंट कर लिए, अगर डिजिट कम है तो 0 प्लेस कर देना है। सिमिलरली ये देखिए 4 है, अब यहाँ पे पॉइंट कहाँ है, नहीं है तो यहाँ पे है, तो यहाँ से इसको 8 डिजिट लेफ्ट लेके जाना है, तो ये तो 1 हो गया, बाकी 7 क्या होगा, 0 हो जाएगा, 0.0। सो दिस इज द आंसर। अब ये तो हमने अभी सॉल्व किया था, थिकनेस ऑफ द वायर, सेम क्वेश्चन है, इसको हम लोग रहने देते हैं। अब मास ऑफ द 2 सेलेस्टियल बॉडीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे सेलेस्टियल बॉडी क्या होता है, तो आकाशीय पिंड हिंदी में कह सकते हैं। आकाश में आपको जो भी दिखता है, तारा दिखता है, ग्रह दिखता है, उपग्रह दिखता है ना, मतलब स्टार्स दिखते हैं, प्लैनेट्स दिखते हैं, सैटेलाइट्स दिखते हैं, तो ये जो भी आकाश में आप देखते हैं उनके लिए कॉमन नेम है सेलेस्टियल बॉडी। तो एक सेलेस्टियल बॉडी है जिसका मास है 4.98 इंटू 10⁻21 kg एंड एक है 10⁻19 kg। हमको क्या करना है, इनके मासेस का रेशियो बताना है। तो रेशियो कैसे निकालते हैं हम लोग, डिवाइड करके। तो सोल्यूशन अभी मैंने आप लोगों को एक सॉल्व किया था। रिक्वायर्ड रेशियो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 4.98 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻21 बाई 10⁻19। अभी तो बहुत ही सिंपल है, 4.98 है इंटू, अभी दोनों का बेस सेम हो गया तो 10⁻21 माइनस 19, 98 10⁻2। अब इसको आप 10⁻2 है, इसको यूजुअल फॉर्म में करेंगे तो ये 0.02 डिजिट राइट चला जाएगा, तो 498 हो गया, यानी 498, नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है, ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड रेशियो का आंसर। ठीक है, नीचे कुछ नहीं था तो 1 हम मानेंगे, वही हो जाएगा आंसर। अब ये तो हमने बना लिया है। अब साइज ऑफ ए बैक्टीरियम, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है द साइज ऑफ ए बैक्टीरियम। बैक्टीरियम आप जानते हैं, बैक्टीरिया, एक बैक्टीरिया को हम लोग बैक्टीरियम कहते हैं, सिंगुलर फॉर्म में बैक्टीरियम कहा जाता है, अब बैक्टीरिया प्लूरल होता है। तो एक बैक्टीरियम है जिसका साइज है 5.3 इंटू 10⁻⁻6 मीटर, और एक प्लांट सेल है उसका साइज है 1.2 इंटू 10⁻⁻5 मीटर। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर साइजेस। तो अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने आप लोग को ऐड करना सिखाया था, तो एग्जैक्टली यहाँ पे आपको ऐड की जगह पे सब्ट्रैक्ट कर लेना है। तो इसमें से बड़ा कौन है, तो याद रखिएगा जिसका नेगेटिव वैल्यू कम होगा वो बड़ा होगा, मतलब दिस वन इज ग्रेटर देन दिस बैक्टीरियम, ठीक है ना। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें से उसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो ये आप ऐसा करें, आपका बस सिंपली सब्ट्रैक्ट करना है। कैसे करना है तो अभी हम लोग थोड़ा चर्चा किए थे मास ऑफ द अर्थ एंड मास ऑफ द मून में, तो उसी के जैसा करना है। इसको आप कर भी लेंगे, बहुत सिंपल है, थोड़ा सा मेहनत करेंगे आसानी से बन जाएगा। Now next question, the distance between the sun and the earth is, and the distance between the earth and the moon is। चलिए पहले इसको हम लोग थोड़ा डायग्राम से समझते हैं। एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं। ये मान लीजिए हमारा सन है, ठीक है, और ये हमारा अर्थ है, कुछ डिस्टेंस पे है, और कहीं पे इधर हमारा मून है ये, ठीक है। तो सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस, मतलब ये सन हो गया और ये अर्थ के बीच का डिस्टेंस कितना है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर, और ये अर्थ और मून के बीच का डिस्टेंस कितना है 3.48 इंटू 10⁸ मीटर। अब आप जानते हैं कि ये जो मून है वो अर्थ को रिवॉल्व करता है, चारों तरफ घूमता है। तो ये मून जो यहाँ से घूमते घूमते इधर से या उधर से घूमते घूमते ये बीच में आ जाता है यहाँ पे, और जब बीच में आ जाता है तो हमारा क्या होता है यहाँ पे सोलर एक्लिप्स, है ना, सूर्य ग्रहण पड़ जाता है, ठीक है। यानी ये क्या करता है, सन की रोशनी को यहाँ पे रोक दिया, तो कुछ एरिया में सूर्य ग्रहण लग गया, है ना, जिसको हम लोग सोलर एक्लिप्स बोलते हैं। आप पढ़े भी होंगे सोलर एक्लिप्स में क्या होता है, मून जो है वो सन और अर्थ के बीच में आ जाता है। तो ये मून हमारा यहाँ पे आ गया अभी, तो क्या हुआ, यहाँ पे अर्थ पे सोलर एक्लिप्स पड़ गया। अब इस सिचुएशन में आप देख रहे हैं कि जो मून है और सन के बीच का डिस्टेंस, अगर यहाँ पे अर्थ और अर्थ नहीं, सन और मून का डिस्टेंस की बात करें तो यहाँ पे ज़्यादा है, लेकिन सोलर एक्लिप्स के टाइम में मून का जो डिस्टेंस है काफ़ी कम हो जाता है ना, नॉर्मल डेज के अकॉर्डिंग।
तो हमें यही बताना है कि सोलर इक्लिप्स के टाइम में सन और मून के बीच में डिस्टेंस कितना है। तो आप देखिए, ध्यान दें, तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो 1.496 इंटू 10⁻11 है। और यहाँ से यहाँ तक अगर इतना है तो यहाँ से यहाँ तक भी तो उतना ही होगा ना, यहाँ से यहाँ भी उतना ही होगा, 3.48 इंटू 10⁸ मीटर है, क्योंकि जो डिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, एकदम सेम नहीं रहता है, लेकिन लगभग जितना यहाँ से यहाँ तक अर्थ और मून के बीच का डिस्टेंस है वहीं यहाँ इस पोजीशन में भी अर्थ और मून के बीच में डिस्टेंस होगा। तो यहाँ से यहाँ तक ये हो गया। तो अब देखिए हमको क्या बताना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस, यानी ये जो हमारा सन है और ये हमारे यहाँ पे मून है, तो यहाँ से लेकर यहीं तक का डिस्टेंस बताना है। तो ये कैसे निकलेगा, तो इस टोटल में से ये जो यहाँ से यहाँ तक था उसके में से अर्थ और मून के बीच का डिस्टेंस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, सन और मून के बीच का डिस्टेंस निकल जाएगा। तो बेसिकली हमें क्या करना है, द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द मून इज इक्वल टू, क्या कर रहे हैं, तो सन और अर्थ का बीच का डिस्टेंस है हमारा 1.496 इंटू 10⁻11, और इसमें से माइनस कितना करना है, 3.48 इंटू 10⁸। तो कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो जैसे हमने ऐड किया था वैसे ही करना है, ठीक है। इसको भी आप ट्राई करेंगे, ये हो जाएगा आपका। ओके, तो नाउ इसी के साथ आई थिंक हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। नहीं, अभी भी 2 क्वेश्चंस हैं। ओके, तो इसको भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे आज इसमें कंप्लीट कर ही लेते हैं। तो बेसिकली देखिए, पिछली बार भी हमने असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन किया था, यही 4 ऑप्शंस थे। अब यहाँ पे बस हमें थोड़ा असर्शन और रीजन स्टेटमेंट चेंज हुआ है, तो पढ़ लेते हैं इसको। कहता है द साइज ऑफ ए बैक्टीरियम इज 5.0 इंटू 10⁻⁻7 मीटर, while that of a plant cell is 1.275 इंटू, मतलब 2 चीज का साइज दिया, एक बैक्टीरियम का और एक प्लांट सेल का। प्लांट सेल आप जानते हैं, आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा, बैक्टीरिया के बारे में भी जानते हैं। अब कह रहा है ए प्लांट सेल इज बिगर देन ए बैक्टीरिया इन साइज, दोनों का साइज दिया और बोल रहा है कि प्लांट सेल का साइज जो है वो बड़ा है, ठीक है। तो क्या पहले हमें ये चेक करना है कि क्या ये स्टेटमेंट सही है, क्या प्लांट सेल का साइज बैक्टीरिया के साइज से बड़ा है। तो अभी मैंने आप लोग को कहा था कि अगर कोई नंबर्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा गया है तो उनको कंपेयर करने के लिए सबसे पहले हम उनका जो एक्सपोनेंट्स है उसको कंपेयर करते हैं। जैसे यहाँ पे -7 है, यहाँ भी -7 है, तो दोनों का एक्सपोनेंट तो सेम है, इक्वल है। अगर एक्सपोनेंट्स इक्वल है तो फिर हम k का वैल्यू चेक करेंगे। तो यहाँ k का वैल्यू देखिए 1.275 है और यहाँ k का वैल्यू 5 है, तो 5 बड़ा होता है और ये जो है ये कम है, छोटा है, तो फिर इसके अकॉर्डिंग तो बैक्टीरिया का साइज बड़ा होना चाहिए, राइट। तो बैक्टीरिया का साइज यहाँ पे बोल रहा है कि बैक्टीरिया छोटा है, यानी प्लांट सेल बड़ा है, तो हमारा असर्शन ही गलत हो गया। अब सेकंड बात क्या कह रहा है कि 2 नंबर्स इन देयर साइंटिफिक फॉर्म विद डिफरेंट एक्सपोनेंट्स कैन बी कंपेयर्ड बाय देयर एक्सपोनेंट्स, उनके एक्सपोनेंट्स के हेल्प से कंपेयर किए जा सकते हैं। सही है, एक्सपोनेंट्स के हेल्प से कंपेयर किए तो जा सकते हैं, लेकिन 100% नहीं। जैसे यहाँ पे आप देखिए दोनों का एक्सपोनेंट सेम था, तो एक्सपोनेंट सेम है बट k का वैल्यू डिफरेंट है, तो वो भी हमें कंपेयर करना पड़ेगा। तो मतलब ये जो है हमारा करेक्ट है रीजन, ठीक है, और असर्शन तो हमारा गलत ही लग रहा है। दोनों रॉन्ग का यहाँ पे तो कोई ऑप्शन है नहीं, तो इसको हम लोग करेक्ट ही माने, क्योंकि हाफ तो करेक्ट है ही। एक्सपोनेंट्स के हेल्प से हम कंपेयर कर सकते हैं कि कौन बड़ा है और कौन छोटा, बट 100% नहीं। अब यहाँ पे पहला ही स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो गया, असर्शन रॉन्ग हो गया। तो असर्शन रॉन्ग हो और रीजन करेक्ट हो तो फिर उसके लिए हमारे पास ऑप्शन बचता है डी। सो हियर द आंसर इज डी, डी इज द आंसर। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं केस बेस्ड क्वेश्चंस। तो ये आप खुद कर लेंगे, बहुत ही सिंपल है, इसको बस मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, ठीक है। देखिए 2 चीज है, एक पॉलन ग्रेन्स कॉज एलर्जीज इन मेनी पीपल। पॉलन ग्रेन्स मतलब अगर किसी कारण से पॉलन ग्रेन्स हमारे सांस के थ्रू हमारे बॉडी में जाते हैं
तो वो हमारे अंदर एलर्जी क्रिएट करते हैं ना, हमें छींकें आने लगती हैं या और भी तरह तरह का कोई स्किन प्रॉब्लम्स हो सकता है एलर्जी अगर है किसी पर्सन को तो। लेकिन वो बहुत ही छोटे होते हैं टू सी विद द अनएडेड आइज, मतलब अनएडेड आइज का मतलब बिना किसी माइक्रोस्कोप या बिना किसी लेंस के हम लोग पॉलन ग्रेन्स को नहीं देख सकते हैं, वो इतना छोटा होता है। ए ग्रेन ऑफ रैगवीड पॉलन, अब एक रैगवीड है, रैगवीड कोई प्लांट होता है जो बेसिकली खर पात समझ सकते हैं आप, जो फसलों के साथ उगाता है, तो उसका जो पॉलन है वो 0.00002 मीटर ही होता है, मतलब बहुत छोटा होता है। ठीक है, अब एक नेक्स्ट चीज है, वायरसेस आर अनदर कॉमन कॉज ऑफ ह्यूमन इलनेस, मतलब वायरस भी एक कारण होता है, जिसके एक कारक होता है जो हमें बीमार डालता है, ठीक है ना, और वो जो होता है वो पॉलन ग्रेन से भी बहुत छोटा होता है। अब कह रहे हैं टिपिकल वायरस इज अबाउट 0.0000002 मीटर इन डायमीटर, ठीक है ना, मतलब ये जो है वायरस ये पॉलन ग्रेन से भी बहुत छोटा है। अब ये दो स्टेटमेंट यहाँ पे दिए हुए हैं, अब हमको इन्हीं के बेस पे कुछ क्वेश्चंस का आंसर करना है। जैसे पहला क्वेश्चन है राइट द साइज ऑफ रैगवीड पॉलन ग्रेन इन स्टैंडर्ड फॉर्म, मतलब ये जो दिया है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो अभी हमने सीखा है कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, तो आप उसी के हेल्प से इस वैल्यू को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देंगे। राइट द साइज ऑफ वायरस, अच्छा इसको भी हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, साइज ऑफ वायरस इन स्टैंडर्ड फॉर्म, तो इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, हमने सीखा है अभी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द साइज ऑफ ए पॉलन ग्रेन एंड दैट ऑफ ए वायरस इन स्टैंडर्ड फॉर्म, तो यहाँ भी हमें डिफरेंस ही फाइंड करना है। डिफरेंस फाइंड करना भी हमने अभी इस पर चर्चा की है, कैसे ऐड करते हैं, कैसे डिफरेंस फाइंड करते हैं। तो आप ये बेसिकली तीनों, आई थिंक ये पहला केस बेस्ड क्वेश्चन है जो मैं आप लोगों को कह रहा हूँ खुद से बनाने के लिए, क्योंकि बहुत सिंपल है, ठीक है ना, तो आप इसको खुद बना लेंगे। और इसी के साथ हमारा ये जो टॉपिक है एक्सपोनेंट एंड पावर्स का वो भी कंप्लीट हो जाता है, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल टॉपिक था, येट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, एंड आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, तो इसी के साथ आज की इस वीडियो कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। ओके, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।